दोस्तों, दीमक को फर्नीचर का दुश्मन कहा जाता है क्योंकि ये इंसेक्ट फर्नीचर को खोखला करके उसे खत्म कर देता है। हालांकि ये तो दीमक की खामियां हुई, लेकिन अगर खूबी की बात करें तो दीमक इस धरती का एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जिसने खुद को दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स के रूप में साबित किया है। पर कैसे, ये मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक रेंगने वाला कीड़ा यानी कि कैटरपिलर उड़ती हुई तितली बनता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्माइट्स की यानी दीमक की, जिसकी दुनिया भर में 2000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भारत समेत विश्व के लगभग हर क्षेत्र में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर संख्या ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलती है। इनकी कुछ प्रजातियां ठंडे प्रदेशों में भी आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं। दीमक मिट्टी के अंदर यानी कि नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये समूहों में कॉलोनी बना कर रहते हैं। इनकी कॉलोनी को टर्मेटेरियम कहा जाता है। अपनी कॉलोनी बनाने के लिए ये मिट्टी, पानी और अपनी लार का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ये हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर अपनी कॉलोनी को तैयार करते हैं। दरअसल इनकी लार में एक खास तरह का सब्सटेंस मौजूद होता है जो धूप में सूखकर कठोर और मजबूत हो जाता है। अपनी कॉलोनी में दीमक सुख चैन से रह सकें और कॉलोनी के सभी कार्य सही से वो कर सकें, इसके लिए दीमक अपना एक सामाजिक संगठन बना कर रहते हैं, जिसमें रानी, ड्रोन यानी कि राजा, वर्कर, सोल्जर्स और मेड्स शामिल होती हैं। इसमें जो रानी व ड्रोन दीमक होते हैं वो प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद रानी दीमक अंडे देती है। इन्हीं अंडों से कुछ समय बाद निम्फ्स निकलते हैं, जिसका वर्कर टर्माइट खास ध्यान रखते हैं। ये निम्फ्स के विकास के लिए उन्हें सेल्यूलोज नामक एक खास तरह का पदार्थ खिलाते हैं। निम्फ रंग रूप में एडल्ट जैसे होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं रहते। लेकिन कुछ समय बाद वे मोल्ट होकर एडल्ट रूप धारण कर लेते हैं। इसमें स्किन डिस्चार्ज आमतौर पर 5 बार होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में सभी निम्फ एक जैसे ही होते हैं और इस समय पर इनके शरीर पर पंख भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न सबटेरियन टर्माइट्स के निम्फ हैं। पंखों वाले ये जीव साल में एक बार हजारों की संख्या में निकलते हैं। इन्हें यहाँ एलेट्स कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया की सूखी गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तब ये नरम मिट्टी को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान इन्हें सड़क के दरारों और पेड़ के तने में रेंगते हुए देखा जा सकता है। इनके पंख बस कुछ समय के लिए ही रहते हैं, इसलिए जब तक इनके पंख रहते हैं ये फड़फड़ाते हैं और अपने लिए एक साथी की तलाश करते हैं ताकि ये अपनी खुद की कॉलोनियाँ बना सकें। इस दौरान सोल्जर टर्माइट इनके साथ रहते हैं और इनकी रखवाली करते हैं ताकि शिकारियों से वे एलेट्स की रक्षा कर सकें। शिकारियों से बचाव के लिए सोल्जर्स के पास बड़े सिर होते हैं और इनके जबड़े भी बहुत खतरनाक होते हैं। हालांकि एलेट्स जैसे ही बाहर निकलते हैं चींटियां उन पर हमला कर देती हैं। चींटियां अपनी भूखी कॉलोनी को खिलाने के लिए एक एक करके एलेट्स को पकड़कर उसे दूर ले जाती हैं। कई बार मकड़ियों को भी इन्हें अपना शिकार बनाते हुए देखा गया है। हालांकि इनमें से जो बच निकलते हैं वो उड़ान भरते हैं और आसपास की कॉलोनियों से अपने लिए साथी खोजते हैं। एक बार जब रानी अपने लिए नर को ढूंढ लेती है तो वो अपने पंख गिरा देती है और खुद को सबसे अलग कर लेती है ताकि वो मेटिंग कर सके। अब बारी होती है इन्हें अपने लिए एक नई दुनिया बसाने की, यानी कि एक नई कॉलोनी की शुरुआत करने की, जिसके लिए ये धरती के नीचे गड्ढा खोदते हैं और अपनी खुद की कॉलोनी बनाते हैं, जहाँ ये खुद को राजा और रानी घोषित करते हैं। कुछ समय बाद रानी दीमक अंडे देती है और जल्द ही रानी और राजा दीमक मिलकर हजारों निम्स पैदा कर लेते हैं। इन निम्स में से कौन आगे चलकर रानी, मेल, ड्रोन, वर्कर्स या सोल्जर बनेगा, इसका फैसला ये दोनों पहले ही तय कर लेते हैं और अपने सभी बच्चों का खास ध्यान रखते हैं। बच्चे जब जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाते हैं तब ये पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं। दीमकों में नई कॉलोनी में बाइपेरेंटल केयर की जाती है, यानी कि 2 लोगों के ऊपर ही देखभाल की जिम्मेदारी होती है। यहाँ भी ये जिम्मेदारी नई रानी और राजा के कंधों पर होती है। लेकिन जैसे ही श्रमिक कीट उभरते हैं कॉलोनी एलोपेरेंटल केयर में बदल जाती है, जहाँ छोटे भाई बहनों की देखभाल बड़ी संतानें करती हैं। जिसके बाद राजा रानी एक बार फिर से प्रजनन पर ध्यान देने लगते हैं। इससे कॉलोनी में श्रमिक दीमक की संख्या बढ़ती है और बड़ी कॉलोनी तैयार होती है। वैसे यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सभी दीमक सड़े हुए पेड़ों को खाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक तरह से काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब ये हमारे घरों के अंदर मौजूद लकड़ी को खाना शुरू करते हैं तब ये हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं।
यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर लकड़ी में ऐसा क्या होता है जो ये दीमक का इतना पसंदीदा भोजन है। तो दोस्तों आपको बता दें, दरअसल लकड़ी नहीं बल्कि लकड़ी में पाया जाने वाला सेल्यूलोज दीमक का फेवरेट फूड होता है और इसी वजह से अक्सर दीमक आपको लकड़ियों को कुतरते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई दीमक की। अब आइए इन खूबसूरत मनमोहक तितलियों के बारे में जानते हैं जिन्हें देखकर अक्सर हम उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खूबसूरत तितली बनने से पहले ये एक कैटरपिलर होते हैं, यानी एक रेंगने वाला कीड़ा। पर अब सवाल यह है कि आखिर एक रेंगने वाला कीड़ा कैसे एक उड़ती हुई तितली बनता है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों दुनिया भर में तितलियों की लगभग 18,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ भारत में लगभग 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको बता दें कि तितलियां सुन नहीं सकती हैं, ये बहरी होती हैं, लेकिन ये कंपन को महसूस कर सकती हैं। तितली के सिर के ऊपर 2 एंटीना होते हैं जिससे वो किसी भी वस्तु का कंपन या सुगंध को पता लगा लेती हैं। तितली हर प्रकार की गंध सूंघ सकती है। अन्य जीवों के मुकाबले तितली की देखने की क्षमता भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। हालांकि हाल ही में हुए रिसर्च के मुताबिक तितली बस लाल और हरा पीला रंग ही देख सकती है। इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेट किरणों को भी देख सकती हैं। अगर तितली के लाइफ साइकिल की बात करें तो तितलियां पेड़ पौधों के पत्तों पर अंडा देती हैं। ये एक बार में 250 से 300 के करीब अंडे देती हैं। ये अंडे किसी भी रंग के हो सकते हैं। अंडे देने के कुछ समय बाद इन अंडों का रंग बदलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि अंडे में लार्वा बनना शुरू हो गए हैं। लार्वा मतलब एक छोटा सा कीट। जब ये लार्वा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन अंडों का रंग काला पड़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। लार्वा पूरी तरह से तैयार होने के बाद अंडे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और अंडे के छिलके को ही खाना शुरू कर देते हैं। जब अंडे का छिलका खत्म हो जाता है तब ये पौधों की पत्तियों को खाने लगते हैं और उसे ही खाकर बड़े होते हैं। 10 से 12 दिन में ये लार्वा 3 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं और 20 से 25 दिन के बाद लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं। इस दौरान ये कई बार मोल्टिंग की प्रक्रिया से भी होकर गुजरते हैं और समय के साथ साथ ये पूरी तरह से विकसित होते जाते हैं। आप देख सकते हैं विकसित होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। विकसित होने के बाद ये पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और अपने आप को तितली में बदलना शुरू कर देते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले अपने चारों ओर एक कड़ा सा खोल बनाते हैं जिसे प्यूपा कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इस प्यूपा से ही तितली बाहर निकलती है। लेकिन इसके लिए प्यूपा को बनाना इतना भी आसान नहीं होता। प्यूपा को बनाने के लिए ये अपने लार का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। प्यूपा बनाने की प्रक्रिया में ये एक बार फिर से अपनी त्वचा को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से खुद को प्यूपा के अंदर कैद कर लेते हैं और करीब 1 महीने बाद इस प्यूपा को चीरकर एक छोटी सी तितली बाहर निकलती है। प्यूपा से बाहर निकलने के करीब 1 घंटे बाद तितली अपने पंखों को पूरी तरह से विकसित कर लेती है और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इस तितली का जीवन काल बहुत ही कम समय का होता है, लगभग 30 से 45 दिन का। एडल्ट होने के बाद इनका काम केवल संभोग करना और अंडे देना होता है ताकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों ये थे दीमक और तितली से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट्स। दोस्तों इन दोनों में से आपको किस जीव के फैक्ट्स सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।